तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर 10B। यहाँ पे हम थ्योरम्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सीरीज़ या पैरेलल लगा के, ठीक है, इसको सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। अगर नहीं होता तो स्टार डेल्टा पे अप्रोच को ले जाना है अपनी, फिर भी नहीं होता तो आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना है। ये स्टेप है, प्रेफरेंस है। पहले आपको ये जो कनेक्शंस हैं उनके संग ही करना है। ये सारे अलग अलग तरीके के कनेक्शंस हैं। फिर आपको मेथड सॉल्व कर लगाने हैं। अगर इनसे भी बात नहीं बनती तो आप नोडल लगा लो, ओके, मैश लगा लो, ओके, तो इनसे आपका सॉल्व हो जाएगा। और जब मेथड भी काम ना करें, ये सारे मेथड हो गए, जब मेथड भी काम नहीं करें तो फिर आप जाओ किस पे, थ्योरम्स पे, तब आप थ्योरम्स पे जाएंगे। इफ़ दे डोंट वर्क, ठीक है, तो थ्योरम्स पे जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके की थ्योरम्स अभी आगे आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे इफ़ द नेटवर्क इज हैविंग मोर देन, ठीक है, हैविंग मोर नंबर ऑफ नोड्स, ओके, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स है या फिर मोर नंबर ऑफ मैसेज है, तो वहाँ पे क्या है, फिर ये चीज़ें लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी 10 नोड्स हैं तो आपकी 9 इक्वेशंस बनेंगी, तो इस केस में ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब आप थ्योरम्स को यूज़ करते हैं। सो रेस्पॉन्स कैन बी ईजिली ऑब्टेन बाय यूजिंग थ्योरम्स। तो थ्योरम्स की मदद से आप रेस्पॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब पहला है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, उसको आप देख सकते हैं बुक से या गूगल पे सर्च करके। देखिए थ्योरेटिकल पार्ट तो है नहीं, सारा आपका गेट के रिगार्डिंग लेक्चर्स हैं और न्यूमेरिकल यहाँ पे है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम मेनली समझ लेते हैं। आपके पास अगर 2 सोर्स हैं तो एक बार में केवल एक सोर्स को एक्टिव रखना है, दूसरे को डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट करने का तरीका क्या है कि वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट कर सकते हो और करंट सोर्स को आप एज अ ओपन सर्किट करके डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। ओके, मतलब रिप्लेस कर देना है वोल्टेज और करंट सोर्स को उनके इंटरनल इम्पिडेंसेस से। तो इसका इम्पिडेंस यही हो गया और इसका इम्पिडेंस इंटरनल इन्फिनाइट होता है, तो ये हो गया। ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे एक आगे कंडीशंस आएंगी धीरे धीरे जब पढ़ेंगे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं उनको तो आप ये कर दोगे, जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते उनके इंटरनल इम्पिडेंसेस से। ओके, तो उनको देखेंगे अभी। जैसा क्वेश्चन ये है कि फाइंड यहाँ पे आई, ये आई निकालनी है। अब ये आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग सोर्स हैं। अगर इन दोनों सोर्स को हम एक एक कर दें तो पहले इसको करके सॉल्व करते हैं, पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं। 6 वोल्ट है तो हमने क्या किया कि जो करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया। अब इसको ओपन कर दिया तो क्या हो गया कि ये 8 और 8 आपके कैसे आ गए, ये सीरीज़ में आ गए। तो ये देखो 8 और 8 सीरीज़ में, ऐसे ही आपका ये 6 और ये 6 सीरीज़ में आ गए। देखो ये पूरा ऐसे जुड़ गया लाइन से, ये सीरीज़ में आ गई। तो ये 6 सीरीज़ में। अब आप सॉल्व कर लो और इस 6 के अंदर कितनी करंट जा रही है उसको सॉल्व कर लो। अब मुश्किल नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ये 16 और ये आपका 12 और 16 और 12 पैरेलल में हो गए। चाहो तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, उस तरीके से कर लो। तो ये आपका 16 और 12 पैरेलल हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 28। सॉल्व कर लो। उसके बाद आप टोटल करंट निकाल लो और उस टोटल करंट को आप इस 6 वोल्ट के वैसे और फिर उसको डिवाइड कर दो। तो देख लो इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। तो ये उसी चीज़ का सॉल्यूशन किया है। ओके, तो यहाँ पे तरीका मैं बताना मेन था वो बता दिया। अब ये आपका 10/21 एम्पेयर चली गई। एक तो ये करंट हो गई जिसको लगभग हमने कितना मान लिया, 0.5 एम्पेयर, 10/20 मान लिया। ओके, दूसरी करंट कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था उसको क्या किया, शॉर्ट सर्किट मान लिया, अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे जो करंट सोर्स है उसको तो एज इट इज़ लिया ही है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखने हैं। ओके, जैसे इस वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट माना तो ये 8 और 8 अब पैरेलल में हो गए, जो कि आपको 4 ओम दे देंगे एक साथ जोड़ने के बाद। ओके, सो ये तो आपका 6 ओम है ही ये वाला, और ये आपका 4 बन गया। तो ये 4 जो है ये जो 4 ओम बना है 8 और 8 पैरेलल, इस 2 के संग सीरीज़ में हो गया ये ऐसे। तो ये 2 एम्पेयर करंट सोर्स के संग सीरीज़ में हो गया। और फिर ये आपका ये तो है ही आखिरी में 6। अब इसमें आपको निकालना है। अब क्योंकि इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 2 एम्पेयर करंट है ये इधर जा रही है और इधर जा रही है। अब दोनों में जो जिधर जा रही है, एक 6 ओम है और दूसरा भी 6 ओम है, तो इक्वल डिवाइड होगी। तो 1 एम्पेयर इधर जाएगी, 1 एम्पेयर इधर जाएगी। अब क्योंकि हमारी जो आई डबल डैश की डायरेक्शन है और इस 1 एम्पेयर की डायरेक्शन में डिफरेंस है, अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यह आपका आई जो होगी -1। अब ये -1 और +0.5 मिलके कितना हो जाएगी, -0.5 एम्पेयर। तो आई टोटल जो हमें निकालनी थी, अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से हमने इसको निकाल लिया। तो -0.5 एम्पेयर आपकी आ गई। ओके, माइनस का। एक तो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि आपको सॉल्व करना है ये जो ए बी है। ओके, इसके थ्रू सॉल्व करना है, करंट ही निकालनी है इसके थ्रू। ओके, तो ए बी के थ्रू ये 1 ओम रजिस्टर्स हमें दे दिया, ये R = 1 ओम दे दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
एक बार हमने क्या किया कि इसको शॉर्ट सर्किट कर लिया और इसको ले लिया, इसको हमने मान लिया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये देखो ये और ये पैरेलल हो गए, ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये कितना बन गया 1 और 1 पैरेलल 0.5 और ये भी 0.5। ये 1 एम्पेयर इसके संग आपका करंट सोर्स, और यहाँ पे आपको करंट निकालनी है कितनी आएगी, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। ओके, तो अब करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे। तो आई डैश की अगर बात करें जो इसमें करंट जा रही है तो 1 टोटल करंट। ओके, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है आपको, आई डैश अगर निकालने हैं तो आपका या I1 निकालने हैं तो टोटल करंट इंटू आपका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 और इंटू R1 प्लस R2। तो यही किया है कि नीचे तीनों रेजिस्टेंस का सम, और आपको निकालनी इस ब्रांच में तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लो, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस लो। तो 0.5 इधर आ गया और ये आपका सॉल्व करके 0.25 एम्पेयर आ गई। सेकंड केस में क्या लेंगे, सेकंड केस में इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर दिया इस वाले ब्रांच को, तो अब ये तो कोई दिक्कत नहीं रही है, तो किसी काम का कुछ है नहीं है, पूरा ओपन हो गया, इसको हटा दो। अब हमें निकालना है कि इसमें करंट कितनी जाएगी ए और बी के बीच में। अब एक चीज़ गौर से देखो कि ये जो आपका 1 वोल्ट है ये इन दोनों के बीच में लगा है, इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये आपका 1 वोल्ट और ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम, फिर ये आपका 1 ओम और ये आपका 1 ओम, और इनके बीच में ये जो ए और बी है ये इसके बीच में है ए और बी। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस ब्रिज है एक तरीके से, ये आपका बैलेंस ब्रिज है पूरा। तो ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, बट इसको अपोजिट करके बनाओ, इसको बाहर बना लो। अब देखो ऐसा कैसे बना सकते हैं कि टर्मिनल आपके फिर भी वही रहेंगे, ये सी है ये डी है, ऐसे यहाँ पे क्या है कि ये आपका डी है और ये सी है, ये टर्मिनल फिर भी वही रहेंगे, चाहे तो आप मैच करके देख लो। तो और ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, क्योंकि ये देखो ये बी इधर पूरा है और ये ए ही इधर से इधर जा रहा है, तो इसी हिसाब से ये आपका ए टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल। तो ये बैलेंस ब्रिज है, तो जब बैलेंस हो गया तो इसके बाहर कोई करंट जाएगी नहीं, इस वाले में उसमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो टोटल करंट आपकी 0.25 एम्पेयर ही हो जाएगी। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंडीशंस गिवन है बहुत सारी और आपको सॉल्व करके बताना है। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि एक तो ये वोल्टेज सोर्स है आपका, इस ये एक पूरा मतलब एक सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उससे हमें मतलब नहीं। आपका बाहर क्या है, ये R1 इधर है, R2 इधर है, R3 इधर है, ये वोल्टेज सोर्स है। अब ये कह रहा है कि अगर आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो 10 वोल्ट है पहले, तो I1 कितनी है 2 एम्पेयर, मान लो इसमें करंट जा रही है 2 एम्पेयर। V2 कितना है, इसके संग एसोसिएटेड वोल्टेज बता दिया है, ये आपका 3 वोल्ट है, और इसके संग एसोसिएटेड आपको पावर बता दी है, पावर 3 इज 4 वॉट। ओके, अब आपसे कहा है, मतलब हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अब आपसे कहा है, आपसे ये कहा है कि I1 डैश निकालो, V2 डैश निकालो और P3 डैश निकालो। जो 3 चीज़ें दी थी आपको उसी का दूसरा वर्जन पूछ रहा है, कब, जब आपका VS को उसने 30 वोल्ट कर दिया, 3 गुना कर दिया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि कभी भी अगर एक्साइटेशन या सोर्स, ये सोर्स है आपका, ठीक है, ये VS क्या सोर्स वोल्टेज है या फिर करंट सोर्स भी हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर उसको कर दिया कांस्टेंट K से। देखो इसको कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई किया है, इसको मैं अगर दिखाऊँ ये आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 10 × 3 30। मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स का मतलब I और V, ओके, मतलब क्वांटिटीज़ की बात कर रहा है, तो उनको भी K से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। अगर आपने इनिशियल जो वोल्टेज VS था उसको 10 वोल्ट से 30 वोल्ट कर दिया, तो जो करंट है I1 और V2, I1 करंट और वोल्टेज V2, तो आप I1 डैश और V2 डैश को निकालते वक्त उनको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 3I1 हो जाएगा, ये आपका 3V2 हो जाएगा। देखो ये 2 × 3 6 एम्पेयर और आपका 3 × 3 9 वोल्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि आपका ये हम पावर के संग नहीं कर सकते, ओके, ये इसीलिए ये जो पावर के संग किया है कि पहले पावर 4 वॉट था, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया, ये गलत है, गलत शो किया है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में आप मतलब मेनली तो ये वोल्टेज और करंट के संग कर रहे हो। पावर का फॉर्मूला या तो आपका प्रोपोर्शनल है V² के, या तो पावर प्रोपोर्शनल है I² के, दोनों के है। जब आपने R को लेते हो एज अ कॉन्स्टेंट, ओके, I² R लेते हो और V²/R लेते हो, तो ये प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर के। जब आपका वोल्टेज ऑलरेडी K टाइम्स चेंज हो रहा है तो पावर क्या K² टाइम्स चेंज हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि पावर अगर पहले 4 थी, अब वो 4 × 3 × 3, तो 36 वॉट हो जाएगी पावर। तो ये याद रखना है, ऐसा अगर क्वेश्चन कुछ आता है कि आपका जो एक सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट है उसको आप कुछ K टाइम्स बढ़ा रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग उस सर्किट में आप अलग अलग जो वोल्टेजेस हैं और करंट की वैल्यूज़ हैं उनको भी K टाइम अप कर दो, बट पावर को K² टाइम करो, ओके। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। फिर आगे चलते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। व्हेन द नेटवर्क इज हैविंग लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स, एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट K, रेस्पॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट K बाई अप्लाइंग होमोजेनिटी
ठीक है, ओनली एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज एक्टिवेटेड, और केवल होमोजेनिटी को अप्लाई करके केवल एक सोर्स को एक्टिवेट करके। ओके, ये जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपका इधर जैसे I1 है और इधर I2 है और यहाँ पे आप वोल्टेज निकाल रहे हो, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप मतलब सुपरपोजिशन लगाओगे, या तो I1 को लो या तो I2 को लो। ओके, तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे इसी क्वेश्चन को देखते हैं कैसे। अब आपको दिया है कि इफ़, पहला कंडीशन दिया है कि I1 और I2 8 एम्पेयर और 12 एम्पेयर है, और वोल्टेज अभी आपका इसी फिगर में आपका 80 वोल्ट है। अगर वो कह रहा है कि उसने I1 को -8 कर दिया, I2 को 4 कर दिया, तो वोल्टेज आपका 0 हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन भी दे दी है आपको, तो वोल्टेज 0 हो गया। ओके, ये सेकंड कंडीशन भी दे दी है, बट वो अब आपसे वोल्टेज पूछ रहा है तीसरी कंडीशन में। ये कंडीशन 3 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है। थर्ड कंडीशन में पूछ रहा है कि अगर I1 I2 को 10 एम्पेयर कर दिया जाए तो वोल्टेज कितना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है कि बाय अप्लाइंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल ओनली एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स को एक्टिवेट करके, तो मतलब इसका जो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तो वो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आप एक मान रहे हो कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिवेटेड और होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो हम इसको कैसे करेंगे कि जब आपके ये दो अलग अलग कंडीशन है I1 I2 की, उसके रिगार्डिंग ये दोनों मिलके एक वोल्टेज को दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 8 × K1 मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, 12 × K2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 80। ओके, मतलब क्या है कि दोनों में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, 8 में K1, 12 में K2 इज इक्वल टू 80। ऐसे यहाँ पे -8 में K1, 4 में K2 इज इक्वल टू 0। देखो यही किया, -8 K1, 4 K2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 8 K1, 12 K2 इज इक्वल टू 80। अब आपके दो इक्वेशन, दो अननोन, उनको निकाल लो, K2 और K1 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप इसमें लगाओ कि 10 K1 10 K2 इज इक्वल टू V हमें पता नहीं है, 10 पता है, K1 K2 निकाल लिया, उसको लगाएंगे तो V की वैल्यू आपकी 75 वोल्ट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। ओके, तो यहाँ पे मेनली बात हमारी होगी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे, जैसे कि ये है sin t है, इसकी ओमेगा आपको दिख रहा है 1 है, और यहाँ पे sin 3t कर दिया, तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं और आपने एक लोड इससे 1 ओम का जोड़ दिया। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया कि सेम फ्रिक्वेंसीज रखी हैं, तो यहाँ पे भी ये केस 1 है, ये केस 2 है, और आपने एक केस 3 भी लिया है जहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसीज तो डिफरेंट हैं बट सेम भी हैं, मतलब डिफरेंट भी है। कैसे, यहाँ पे फेज़ का डिफरेंस है, फ्रिक्वेंसी का तो डिफरेंस नहीं है। ओके, ये देखो ये क्या है, cos t को हमने sin t + 90 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पे भी sin t ही है और यहाँ पे sin t ही है, तो ये दोनों सेम है फ्रिक्वेंसी के मामले में, ओमेगा के मामले में, बट फेज डिफरेंस है। तो केस 2 और केस 3 में देखेंगे क्या होता है, और केस 1 और केस 3 में देखेंगे क्या होता है, और केस 2 में स्पेशली आपका क्या होता है वो देखेंगे। ओके, केस 2 अलग है, जहाँ पे इक्वल वाला केस है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल वाला केस है और ये आपका नॉन इक्वल वाला केस है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, अगर हम पावर की बात करते हैं, इसमें पावर निकालेंगे, पावर आपका क्या होता है I²R, तो I², तो I1²R पहले I1 की वजह से, फिर I2 की वजह से, तो 1/√2²। अब यहाँ पे 1/√2 क्यों लिया, क्योंकि हमने VRMS वैल्यू ली, हम RMS वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो Vm/√2, Vm क्या है 1, तो 1/√2 हो गया। ओके, तो 1/2 वॉट आ गई। ऐसी P2 की भी सेम 1/2 वॉट आ गई, क्योंकि पावर निकालने में फ्रिक्वेंसी का कोई काम नहीं है। तो I क्या हो गई, I टोटल आ गई आपकी। देखो यहाँ से भी आप अगर इनको जोड़ो तो भी आपको 1 वॉट मिलेगा, और आप अलग तरीके से कर लो, पहले टोटल करंट निकाल लो, तो √I1² + I2², क्योंकि ये क्या है फेजर, मतलब AC में हम ऐसे ही करते हैं जब AC सर्किट सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 1 एम्पेयर आ गई, और अब आप P टोटल निकालो तो भी 1 वॉट। तो आप ऐसे क्या कह सकते हो, ये वेरीफाई हो गया कि जो P टोटल है वो आपकी इंडिविजुअल पावर का सम है। लेकिन ऐसा कब है, जब आपका फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट थी, नॉट कि जब आपका फ्रिक्वेंसीज अलग अलग करंट सोर्स की सेम हो। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, आपका 1/2 वॉट आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। ओके, ये आपका P1 है, यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। तो केस 1 और केस 3 में, 1 और 3 में आप ऐसा कर सकते हो, बट 2 में ऐसा नहीं कर सकते, 2 में आप इक्वल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है वो भी देखेंगे। ओके, बाकी तो देखो यहाँ पे पहले 3 का ही पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं कि I2t क्या लिख देंगे, sin t + 90 डिग्री। अब तो I तो यहाँ पे फिर भी 1 एम्पेयर ही निकलेगा, इसके फेज से हमें मतलब नहीं है। ओके, फेज से कोई भी मतलब नहीं है, जैसे I1 और I2 के बीच में 90 डिग्री मतलब ये है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, फेज से कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं केस 2 में पहले P1 निकालेंगे तो वो 1/2 वॉट आएगा। ओके, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर P2 निकालेंगे, वो भी 1/2 वॉट आएगा। यहाँ से अगर आप ऐड करो
तो यहाँ से ऐड करके आपको 1 वाट मिलेगा। अब आप दूसरे तरीके से वेरीफाई करेंगे कि I इक्वल टू आपका यहाँ पे I1T और I2T एक जैसा होगा। अब देखो ऐसा क्यों है, ऐसा बहुत ऑब्वियस सी बात है, भले ही इसमें sin t है, भले ही इसमें ω1 है, इसमें भी ω1 है, पर क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं, जब ये इक्वल वैल्यूज़ हैं तो आपको वो रूट वाला तरीका करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनको ऐसे ही जोड़ सकते हो। ओके, जैसे यहाँ से मान लो 1 एम्पेयर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पेयर आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 2 एम्पेयर ही होगा। अगर यहाँ पे मान लो 3 एम्पेयर होता और यहाँ पे आपका 4 एम्पेयर होता, बट ये दोनों एसी करंट होती, ये एसी क्वांटिटीज़ होती, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। बट जब 1 एम्पेयर आ रहा है, भले वो एसी या डीसी, तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। आपने ऐड किया तो आई टोटल आपकी 2 एम्पेयर आई। ओके, तो 2 एम्पेयर आने के बाद अब आप मतलब आई आपकी 2 टाइम्स ऑफ साइन टी, क्योंकि एक साइन टी है और उसका दुगना 2 टाइम्स ऑफ साइन टी। यहाँ पे करेंगे तो √2 का स्क्वायर और इंटू आर 1 है, तो यहाँ पे 2 वाट आ गई। देखो आप ये देखो कि इंडिविजुअल को जब आप ऐड कर रहे हो और आई टोटल को निकाल के कर रहे हो तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन था याद रखने के लिए कि अगर आप इस तरीके से करते हो और फ्रिक्वेंसी सेम है 2 करंट सोर्सेज की, तो वो फिर वहाँ पे आप इंडिविजुअल पावर को निकाल के उनको ऐड करोगे तो वो पी टोटल के इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ ऑब्वियस ही बात है, ये वाला केस सही है, यहाँ पे 2 वाट वाला आपका आंसर सही है, ना कि 1 वाट। ओके, तो ये आपका हो गया एक चीज़। इफ़ द नेटवर्क इज हैविंग 2 सोर्सेज विद अनइक्वल वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, तब तो आप ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल करके ऐड कर दो। अगर वही नेटवर्क इज हैविंग 2 सोर्सेज विद इक्वल फ्रिक्वेंसी, तब आप ऐड नहीं कर सकते। एंड फेज डिस्प्लेसमेंट फॉर 2 सोर्सेज इज लेस देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री है तो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उस केस में था। यहाँ पे इक्वल भी है और फेज डिस्प्लेसमेंट जो वो लेस देन 90 है, तो आप फिर ऐड नहीं कर सकते। तो ये कंक्लूजन था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद इस क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन द नेटवर्क शोन पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर ये वाला रजिस्टर, ठीक है, ये वाला रजिस्टर, ये आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर हो गया। तो ठीक है, 1 ओम रजिस्टर इज 576 वाट है इसमें पावर डिसिपेशन। व्हेन वोल्टेज सोर्स इज एक्टिंग अलोन, जब वोल्टेज सोर्स अलोन एक्ट कर रहा है, वोल्टेज सोर्स क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है Vs। ओके, एंड पावर डिसिपेशन इन 1 ओम इज 1 वाट। पावर डिसिपेशन इसमें फिर से 1 वाट है केवल जब करंट सोर्स अकेले एक्ट कर रहा है। करंट सोर्स आपका क्या है, ये है करंट सोर्स IS, ये करंट सोर्स है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या कह रहा है, फाइंड टोटल पावर। वही बात वो कह रहा है कि फाइंड टोटल पावर डिसिपेशन इन 1 ओम रजिस्टेंस, मतलब टोटल आपको निकालना है। 2 अलग अलग सोर्स दिए हैं, बट यहाँ पे अलग अलग सोर्स है, एक वोल्टेज है और एक आपका करंट है। अब हमने यहाँ क्या किया है कि I को क्या माना है, इसमें 2 करंट जाएंगी, एक तो इस IS की वजह से जाएगी। अगर हम सुपर पोजिशन का यूज़ करते हैं तो एक बार में या तो इसको ऑन करेंगे या तो इसको ऑन करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ पे एक करंट जाएगी, जब VS को कर रहे हैं तो VS जो करंट है वो 2 चीज़ों में डिवाइड हो रही है। देखो, एक तो इसमें डिवाइड हो रही है जिसको हमने I' बोला है, और वो इस ब्रांच में भी जाएगी। ओके, दोनों में जाएगी, क्योंकि ये तो हो जाएगा ओपन, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतना समझ में आ रहा होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब केवल इसको लेते हैं, जब इसको लेंगे तो एक आपकी करंट ऊपर जाएगी, वो I" ले ली, और एक आपकी करंट नीचे जाएगी, तो ये 2 करंट आपकी डिवाइड होंगी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे आपकी दोनों करंट आ रही हैं अलग और दोनों अपोजिट है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो 2 करंट है आपकी, एक आपका वोल्टेज सोर्स की वजह से, एक करंट सोर्स की वजह से, दोनों अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ हम नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल पावर्स को ऐड कर दो, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम कांट बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग पावर, ये याद रखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड बोथ सोर्सेज हैव इक्वल वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द 2 सोर्सेज इज लेस देन 90 डिग्री। तो ये केवल कब आपका वैलिड है, मतलब जो ऊपर वाली चीज़ थी वही यहाँ पे भी अप्लाइड हो रही है। कैसे, यहाँ पे क्योंकि इक्वल वैल्यूज़ में है और यहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट या तो 90 डिग्री हो। देखो 2 चीज़ थी, या तो आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी नॉट इक्वल है, F1 नॉट इक्वल F2 है, ये केस, या फिर आपका F1 इक्वल टू F2 है बट उसके संग में फाई जो है वो आपका 90 डिग्री है पूरा, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आपका F1 इज इक्वल टू F2 है तो आप ऐड नहीं कर सकते, और या तो आपका फाई जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, मतलब दोनों केस में आप ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो डाउट वाली बात फंस रही है वो ये फंस रही है कि अगर इक्वल है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कब, जब बिल्कुल परफेक्ट आपका फेज डिस्प्लेसमेंट आपका पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तब आप ऐड कर सकते हो, भले फ्रिक्वेंसी इक्वल है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी बोली है कि फ्रिक्वेंसी क्योंकि इक्वल है या फिर ये आपका लेस देन 90 डिग्री, आप ऐड नहीं कर सकते, सुपरपोजिशन थ्योरम को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप इंडिविजुअल निकालो, तो पहले I' की वजह से निकालो, तो
आई डैश क्या निकली, इसे पी डैश इज आई डैश स्क्वायर आर, तो रूट ऑफ पी डैश अपॉन आर। ऐसी आई डबल डैश क्या निकली, रूट ऑफ पी डबल डैश अपॉन आर। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि आई जो है अगर उनको ऐड करेंगे तो आई प्लस माइनस आई डैश, और प्लस माइनस मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जब ये चीज़ आई तो हमने इसको यहाँ से उठा लिया इन दोनों को, तो रूट ऑफ प्लस माइनस पी डैश अपॉन आर और पी डबल डैश अपॉन आर, तो आई टोटल तो ये वैल्यू आई। अब आप निकालो, चलो अब आप निकालो क्या, पी टोटल इज आई स्क्वायर आर होता है ना, पी इज आई स्क्वायर आर, तो आई की जगह आई टोटल आपने ये निकाली है ऑलरेडी, आई टोटल ये निकाली है, तो इसको ये रख दो, तो ये आई टोटल जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इस वैल्यू का, ये जो पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो इसमें क्या 3 टर्म्स आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा पी डैश एक, पी डबल डैश, क्योंकि ये जो आर है इसके संग मौजूद, ये आर इस आर को काट देगा। ओके, ये आर इन आर को काट देगा जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ओके, क्योंकि ये चीज़ रूट में है और बाहर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको केवल बाहर आर ही मिलेगा, मतलब रूट आर का स्क्वायर तो केवल आर हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, पी डैश प्लस पी डबल डैश प्लस माइनस 2 रूट पी डैश और पी डबल डैश, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस आएगा, डिपेंड करता है कि इनकी साइंस इंडिविजुअली क्या है। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे कि आपको एक की वजह से, मतलब ये जो पहला था वोल्टेज जिसकी वजह से करंट आई डैश हो रही थी, एक की वजह से आई डबल डैश हो रही थी, तो उसकी वजह से आपको पावर पता है 576, ओके वो आपने यूज़ कर ली। दूसरे की वजह से पता है 1, वो यूज़ कर ली, माइनस 2 टाइम्स ऑफ और रूट ऑफ 576 इंटू 1, ये करना जरूरी है। तो जैसे ही आपने ये और कर दिया तो अब आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपका आंसर 529 वाट आ गया। तो आप इंडिविजुअली ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 577, जो कि गलत है, आपका सही आंसर है 529, ये आपका सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या सीखा हमने कि पी टोटल अगर निकालेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में तो आप आई स्क्वायर टोटल इंटू आर करोगे, आई स्क्वायर टोटल क्योंकि इन दो चीज़ों का सम है प्लस माइनस, और जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो उससे 3 टर्म निकलेंगी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये जो 2ab वाला टर्म है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, इसको स्किप नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड वी ए बी यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आपको ये जो वी ए है और बी है इसके बीच में आपको वोल्टेज निकालना है और सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से। अब देखो पहला ही केस आया जहाँ पे हमारा डिपेंडेंट सोर्स आपको मिल गया है। देखो ये जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स है, इसकी पोलैरिटी से दिख रहा है, और ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वी ए बी के ऊपर। वी ए बी जितना होगा ये उसका 2 गुना हो जाएगा। अब हमेशा ये याद रखेंगे, आप थेवेनिन यूज़ करो, नॉर्टन यूज़ करो, सुपरपोजिशन कुछ भी यूज़ करो, डिपेंडेंट सोर्स को कभी उसके इंटरनल इम्पीडेंस से आप रिप्लेस नहीं करोगे, केवल जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उन्हीं को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेज इज रिप्लेस बाय नीदर अपॉन ओपन सर्किट और नॉट, ठीक है, नीदर ओपन सर्किट नॉट शॉर्ट सर्किट। तो आप ना तो इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो ना तो ओपन सर्किट से। ये कहने का मतलब है एट इट रिमेन सेम एज द ओरिजिनल सर्किट, और ये सेम ही रहेगा आपके ओरिजिनल सर्किट में। तो अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मतलब देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई, बट यहाँ पे एक बार में एक सोर्स को आपने एक्टिव रखा, यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखा, ओके, और इसको ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, और यहाँ पे करंट सोर्स को आपने एक्टिव रखा, ओके, एक्टिव रखा है, ओके, बट इसको आपने एज इट इज रखा है। तो अब आप बताओ अगर इसको ओपन सर्किट कर दोगे करंट सोर्स को, तो ये जो वोल्टेज है वी ए बी ये इसके थ्रू आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो वोल्टेज आया वी ए बी, और यहाँ पे ये 2 वी ए बी है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है ये है, तो इसमें KVL लगा दो। तो KVL लगाओगे तो कैसा हो जाएगा, -10 प्लस 2 वी ए बी डैश प्लस वी ए बी, ओके, इजकल टू 0। तो ये आपकी पूरी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि ये ओपन सर्किट है आपका। ये सर्किट यहाँ से करंट जाएगी कहाँ, ना तो यहाँ जा सकती है और ना तो यहाँ जा सकती है। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो करंट जाएगी नहीं, तो फिर ये जो 4 ओम है ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस KVL को लिखते समय इस 4 ओम को हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे KVL लिखते हैं, यहाँ पे करंट फ्लो होगी, बट ये तो करंट ऑलरेडी ये वाली है। ओके, तो इसमें लिखेंगे तो माइनस वी ए बी डबल डैश, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका ये वाला हो गया, माइनस वी ए बी ये वाला, फिर माइनस 2 वी ए बी ये आपका ये वाला हो गया, ये जो ये है ये आपका ये हो गया, और प्लस 8 वोल्ट। प्लस 8 वोल्ट क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इस पूरे लूप में।
ओके 2 एम्पियर जो इस करंट सोर्स वाली करंट है, और वो जो 2 एम्पियर इसके संग 4 ओम के संग मल्टीप्लाई होगी तो वो आपका 8 वोल्ट बना देगी। तो हमने जो वोल्टेज इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसको लिया है, तो +8। अब आपके पास ये इक्वेशंस हैं अलग अलग, एक ही नोन है, तो आप इससे VAB निकालो जो 10/3 निकला, इससे VAB निकालो जो 8/3 निकला, और टोटल VAB को सुपरपोजिशन थ्योरम और होमोजेनियस प्रिंसिपल की वजह से जोड़ दो, तो ये आपका 6 वोल्ट आ गया। तो देखो इस तरीके से सॉल्व होगा, बट यहाँ पे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लगे नेटवर्क के, वो सब आपको पता होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका थेवेनिन थ्योरम शुरू करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक लीनियर बायडायरेक्शनल पूरा एक ब्लॉक ले लिया है, जिसके संग हमने एक क्या जोड़ा है, लोड को जोड़ दिया है। लोड हमारा लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट ये जो आपका ब्लॉक है पूरा सर्किट है, ये आपका लीनियर और बायडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप बुक से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं। DC के लिए आपका जो सिंप्लीफाइड होता है तो कुछ ऐसा होता है, मतलब AB के थ्रू तो आप लोड को जोड़ रहे हैं, मतलब इसमें लोड को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपको RTS निकाल के लाना है और VTH निकाल के लाना है। ऐसी AC में आपको VTH T और यहाँ पे ZTH निकाल के लाना है AC में। ओके, अब फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे आप ZL को जोड़ दोगे, वहाँ RL है, यहाँ ZL कर दो, तो इसके थ्रू जोड़ दो, तो ये आपका सीरीज़ में रहेगा पूरा, ये तीनों चीज़ आपकी सीरीज़ में रहेंगी, ये आपको याद रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बात। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट पहला, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई भी हमने डिपेंडेंट सोर्स को नहीं जोड़ा है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसी को हमने RL माना है, इसी के थ्रू आपको I निकालनी है। तो थेवेनिन थ्योरम की मदद से हम इसमें करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें हैं, पहले VTH को सॉल्व करेंगे। VTH क्या होता है, इसी लोड जो रजिस्टर है उसके थ्रू आपका जो वोल्टेज कितना है उसी को VTH बोल देते हैं। तो VTH कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर दिया पहले, तो इसके थ्रू केवल हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, हमें केवल वोल्टेज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे किया है। पहली बात तो ये आपका 20 एम्पेयर है, ये 20 एम्पेयर है, ये 20 एम्पेयर है। अब आप देखो कि अगर आप इसको ओपन सर्किट कर देते हो, इसको ओपन कर दिया, इस जगह को ये ओपन कर दिया, तो ओपन हो गया, तो फिर आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या बचा, मतलब यहाँ तो करंट जाएगी नहीं, कोई करंट नहीं जाएगी। करंट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ से वापस आके और फिर यहाँ वापस आ जाएगी, तो यहाँ वापस पूरी 20 एम्पेयर आएगी। बट यहाँ जाएगी कितनी, इसको निकालो, ये 9 ओम है और ये दोनों जुड़ के भी 9 ही ओम बन जाएंगे, तो इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगी, तो 10 एम्पेयर यहाँ जाएगी और 10 एम्पेयर यहाँ जाएगी। अब देखो 10 एम्पेयर जा रही है, यही चीज़ हमने यहाँ पे करी, देखो 10 एम्पेयर और 10 एम्पेयर जा रही है। अब 10 एम्पेयर जा रही है तो इस 6 ओम में कितनी करंट जाएगी, 10 एम्पेयर, तो 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। इसके थ्रू वोल्टेज कितना हो गया, 60 वोल्ट हो गया, ये देखो 60 वोल्ट। ये इस तरीके से सॉल्व करके लाए हैं। अब इसमें 60 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट है। अब इसमें हम KVL लगा देंगे, KVL लगाएंगे तो -60 + 10 + VTH = 0, तो VTH आपका हो जाएगा 50 वोल्ट। ओके, उसके बाद देखते हैं केस 2, RTS कैसे निकालेंगे। VTH निकालना तो देख लिया, RTS निकालने का बहुत सीधा सा इजी सा तरीका है, जितने भी आपके एक्टिव सोर्सेज हैं सबको आप उनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दो। इंटरनल इम्पिडेंस का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो और करंट सोर्स को आप किससे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, पर ये केवल इंडिपेंडेंट वाले, नॉट डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो करंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर दिया, अब ये 5 ओम आपके किसी काम का नहीं बचा, और यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से। तो अब आप इसके थ्रू जो आपका ये लोड रजिस्टर्स है, इसके रजिस्टर है, इसके थ्रू आप निकाल लो RTH, टोटल रेजिस्टेंस। RTH बोलो, R इक्विवेलेंट बोलो, बट उसमें लोड रजिस्टर खुद को इन्वॉल्व नहीं करो, ये चीज़ याद रखो। तो ये कैसे आ जाएगा, 9 और 3 सीरीज़ में, और फिर ये आपका पैरेलल में, तो ये 12 और 6 पैरेलल में हो गया, 12 × 6/18 सॉल्व हो गए, 4 ओम आ गया, तो ये आपका RTH आ गया। अब यहाँ पे देखो एक जो जल्दी गलती क्या होती है, I को निकालोगे तो VTH/RTH कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा सर्किट बनाना है, ये VTH है, ये RTH है, उसके संग ये लोड हो गया। अब इसमें जो पूरी करंट फ्लो होगी सर्किट में, वो कैसी फ्लो होगी, ये करंट फ्लो हो रही है, वो दोनों को इन्वॉल्व करेगी, RTH और RL को। तो यहाँ पे जो I होगा वो VTH/RTH + RL, जैसे यहाँ पे VTH/RTH किया है, इसमें +RL और कर दो, तो RTH + RL, तो सब सॉल्व करोगे तो आपका 8.33 एम्पेयर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर 10 भी खत्म होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर 11 देखेंगे।